26 से 28 अगस्त देश की राजधानी दिल्ली में 3 दिनों तक एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ। ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के कारण आयोजित था। यानी संघ मतलब आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसके अंतिम दिन यानी गुरुवार को संघ प्रमुख ने बौद्धिक दिया, यानी कि संबोधित किया लोगों को। बौद्धिक उसे संघ की भाषा में कहा जाता है। वो विषय विमर्श जिस पर मार्गदर्शन मिलता है उसे बौद्धिक कहते हैं। वो जो जिस पे मोहन भागवत जी ने अपनी बात कही वो 5 प्रमुख विषय थे। उसमें था रिटायरमेंट, उसमें था इस्लाम, उसमें था जनसंख्या, उसमें था बीजेपी और संघ के रिश्ते और घुसपैठ। तो जो 5 प्रमुख बिंदु हैं जो संघ प्रमुख ने कहे, उसको अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मीडिया के अलग अलग माध्यमों में बड़े विस्तार से है। बीबीसी जैसी संस्था ने भी उसकी रिपोर्ट की है कि मोहन भागवत जी ने आखिरकार क्या कहा। इन 5 बिंदुओं पर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। यूँ हर अखबार, हर चैनल पे भी कहीं कम कहीं ज़्यादा संतुलित सारी रिपोर्ट्स मिलेगी, तो मैं उसके विस्तार पे नहीं जा रहा हूँ। मगर छत्तीसगढ़ में मोहन भागवत जी का जो बौद्धिक था उसके जो 2 बिंदु थे, एक रिटायरमेंट और दूसरा जनसंख्या, इस पर एक प्रतिक्रिया आई है। और इस प्रतिक्रिया का वो जो हिस्सा है जो जनसंख्या पर केंद्रित था, इसमें प्रतिक्रिया देते समय नेताजी की जो बोली है या उनके जो शब्द हैं, उससे संघ असहज हो सकता है। संघ को पसंद करने वाले नाराज हो सकते हैं। नेताजी का नाम है भूपेश बघेल। तो संघ प्रमुख ने इन 2 विषयों पर क्या कहा था, यानी जनसंख्या और रिटायरमेंट, मैं वो बताऊंगा। और ये बताऊंगा कि भूपेश बघेल जी ने इन 2 विषयों के बारे में जब अपनी प्रतिक्रिया दी तो खासकर जनसंख्या के बारे में उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिसे लेकर मैं ये कह रहा हूँ कि संघ नाराज हो सकता है और संघ के स्वयंसेवक असहज हो सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। तो पहले मोहन भागवत जी के बोले हुए जो 5 विषय थे, उस 5 में से मैं 2 पर बात बता देता हूं कि मोहन भागवत जी ने क्या कहा। 2 पर ही क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन्हीं 2 पर प्रतिक्रिया आई है। इसलिए पहले मोहन भागवत जी के उन 2 विषयों पर कहे गए शब्दों को या उस भाव को, उस भाषण के अंश को समझिए। सारांश में समझाने की कोशिश करूंगा। विषय आया रिटायरमेंट का। दरअसल बीजेपी के भीतरखाने ये नरेंद्र मोदी की ही उपज मानी जाती है कि जो 75 साल के हैं उनको विदा करो। बहुत मुलायम शब्दों में इसे कहा जाता है मार्गदर्शक मंडल में भेजना। तो कई वरिष्ठ नेता किनारे हो गए। अब मसला ये है कि खुद नरेंद्र मोदी 75 साल के उम्र के आसपास औरे में पहुंच गए हैं। तो सवाल उठ रहा है कि भैया बाकी सबको आप खदेड़ दिए, अब आपकी खुद 75 साल की उम्र है, आपका क्या होगा। तो इसी उम्र के और इसी रिटायरमेंट के 75 साल के मसले को लेकर मोहन भागवत जी का एक बीच में बयान आया था कि उससे ये संकेत निकाले गए कि मोहन भागवत संघ प्रमुख ये चाहते हैं, यही वो कह रहे हैं कि ठीक है 75 साल की जब उम्र हो जाए तो रिटायर हो जाना चाहिए। इस विषय को लेकर खूब तूफान उठा, खूब सियासत भी सरगर्म हुई। तो उसी विषय को लेकर मोहन भागवत जी ने अपनी बात कही कि जब ये बात मैंने कही थी तो मोरोपंत जी के बयान का हवाला देते हुए कहा था। मोहन भागवत जी ने स्पष्ट किया कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा और किसी और को रिटायर हो जाना चाहिए। मोहन भागवत जी ने नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लिया, मगर उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा है कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या किसी और को रिटायर हो जाना चाहिए। तो किसी और से आशा निकाला गया कि नरेंद्र मोदी जी के लिए ही ये बात है। पर उसके बाद जो उन्होंने कहा बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम जिंदगी में किसी भी समय रिटायर होने के लिए तैयार हैं। संघ हमसे जिस समय तक भी काम कराना चाहेगा, हम संघ के लिए उस समय तक काम करने तैयार रहेंगे। यानी एक स्वयंसेवक संघ से कह रहा है कि जब तक संघ चाहेगा तब तक हम काम करेंगे। जिस दिन संघ कहेगा अब आप रिटायर, उस दिन हम रिटायर हो जाएंगे। ये रिटायरमेंट के संदर्भ में मोहन भागवत जी के शब्द थे। अब दूसरा जो विषय आया, जनसंख्या। तो मोहन भागवत जी ने ये कहा कि हर भारतीय के, किसी एक धर्म के लिए नहीं कहा उन्होंने कहा कि हर भारतीय के 3-3 बच्चे होने चाहिए। उसको उन्होंने अपने तय और स्पष्ट भी किया कि क्यों वो ऐसा कह रहे हैं। तो उन्होंने अपनी बात को तर्कों के साथ कहते हुए सबसे पहले कहा कि जनसंख्या नियंत्रित रहे और पर्याप्त रहे, इस लिहाज से बेहतर है कि 3 ही बच्चे हों, 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और ये बात सबको स्वीकार होनी चाहिए।
उसके बाद उन्होंने कहा कि जो देश की पॉलिसी है यानी भारत की जो पॉलिसी है वो 2.1 बच्चे वो रिकमेंड करती है। देश का एवरेज ये है। संतान 0.1 तो नहीं हो सकती है, तो भारत के हर नागरिक को चाहिए कि उसके घर में 3 बच्चे हों। उन्होंने जन्म दर का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जन्म दर हर किसी की कम हो रही है। हिंदुओं की पहले ही कम थी, अब और कम हो रही है। और उन्होंने बगैर नाम लिए फिर से कहा कि दूसरे समुदायों की पहले अगर कम नहीं थी तो अब उनकी भी कम हो रही है, इसलिए 3-3 बच्चे होने चाहिए सभी भारतीयों के। ये मोहन भागवत जी के बौद्धिक का सारांश अंश है जो मैं आपको बताया। विस्तृत अगर आपको देखना है तो उनका जो पूरा भाषण है जो उन्होंने बौद्धिक दिया था वो यूट्यूब पे आपको उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा, आप उसे देख भी सकते हैं। पर फिलहाल सार 2 विषय का यही है। अब इन 2 विषयों पे छत्तीसगढ़ से जो प्रतिक्रिया आई है भूपेश बघेल जी की, वो क्या है वो आगे देखिए। तो तारीख 29 अगस्त भूपेश बघेल साहब रायपुर में जो उनका निवास है वहाँ पहुँचे हुए थे और पत्रकार भी पहुँच गए। पत्रकार पहुँचे, सामने नेता हो तो सवाल सूझेगा ही। भूपेश यूँ भी बोल जाते हैं। उनका जो ह्यूमर है या उनकी जो तुरंत जवाब देने की शैली है, बातों को पकड़ने की शैली है, वो औरों से उनको अलग करती है और ये उनका एक बेहतरीन गुण है, सीखने लायक। लेकिन इस बार लगता है कि जबकि वो मोहन भागवत जी से जुड़े हुए सवालों का जवाब दे रहे थे बघेल साहब, तो जनसंख्या के मसले पे डिरेल हो गए हैं। या हो सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो हर क्षण राजनीति ही सोचे, राजनीति ही करे, सोचा समझा बयान भी हो सकता है। तो जो सोचा समझा गया होगा उसकी मीमांसा बाद में हो जाएगी। तो पहला ये उनसे प्रश्न हुआ कि भाई रिटायरमेंट को लेके मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, अब वो बयान पहले ऐसा था, वो बयान वैसा है। यानी पहले उनका जो बयान था, जो मैंने आपको बताया कि पहले मोहन भागवत जी के बयान को ये माना गया कि वो तो चाह रहे हैं कि 75 साल में रिटायरमेंट हो जाए। अब कह रहे हैं मैंने तो कहा नहीं, जो कहा वो दूसरे संदर्भों में कहा। तो उस पर भूपेश जी ने जो कहा वो ये है, देखिए। मोहन भागवत जी अब वो 75 साल के हो गए हैं और उसके बाद उसके बयानों को देख लीजिए। महाराष्ट्र में वो बयान दे रहे थे कि 75 साल में रिटायर हो जाना चाहिए। उसी के बाद देश भर में चर्चा शुरू हुई कि प्रधानमंत्री को अब 11 सितंबर और 17 सितंबर का इंतज़ार कर रहे थे। अब वो कहते हैं कि अब 75 साल कोई क्राइटेरिया नहीं है। दूसरा उसमें ये भी जोड़ा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव है, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं होती। तो इसका मतलब ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 1.5 साल से 2 साल से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अनिर्णय की स्थिति में है। उनके पास एक आदमी भी नहीं है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सके, ये भी उन्होंने कह दिया। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ही निकम्मा बता दिया कि फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके ठीक बाद, चूंकि प्रश्न मोहन भागवत जी के बौद्धिक के 2 हिस्सों पर था, जनसंख्या और रिटायरमेंट की उम्र। तो रिटायरमेंट की उम्र को लेकर भूपेश जी ने अपनी बात कही, लेकिन जहाँ जनसंख्या का विषय आया, जब वो जनसंख्या को लेकर बोलने लगे, तब उन्होंने जो कहा वो, जैसा मैंने शुरू में कहा कि हर क्षण राजनीति को जीने वाला व्यक्ति जो प्रत्युत्पन्नमति से भरा हुआ हो, वो अगर कुछ कह रहा है तो हल्के में उसको नहीं लेना चाहिए और सोचा समझा बयान भी हो सकता है, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं हो सकता। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने कहा वो सिर्फ तीखी शैली नहीं थी। जनसंख्या के मसले पर उन्होंने जब कहा, और संघ असहज हो सकता है, स्वयंसेवक नाराज हो सकते हैं, यही बात मैं आपको कहा था। क्यों बोला था, तो उसके लिए भूपेश बघेल जी का ये बयान देखिए। तीसरी बात, 3 बच्चे का, तो वो खुद ही शादी नहीं किए तो उसकी सलाह का कोई मायने नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। देश में जनसंख्या वैसी 140 करोड़ से अधिक है और यहाँ युवा बेरोजगार हैं
नौकरी मिल नहीं रही है, तो क्या ये या तोड़फोड़ करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए बच्चा पैदा करें? तो भूपेश जी ने ये कहा है कि मोहन भागवत जी की खुद की शादी नहीं हुई, इसलिए उनकी इस बात को गौर करना जरूरी नहीं है। जनसंख्या के आंकड़े बताए कि 140 करोड़ से ज़्यादा है इस देश की जनसंख्या, तो वैसे ही हालत ख़राब है। और बच्चा क्यों 3 पैदा करें? तोड़फोड़ करने के लिए, बीजेपी के लिए विध्वंस करने के लिए क्यों करें? जो शब्द थे वो आपने सुने। अब फिलहाल मीमांसा मैं नहीं कर रहा हूँ, भला मैं मीमांसा करूँ भी कैसे, मगर चूँकि भूपेश बघेल के बारे में ये स्थापित है कि वो प्रत्युत्पन्नमति उनकी ज़बरदस्त है और बहुत क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, वो स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस ये जो रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स क्या यूं ही था? क्या भूपेश जैसा व्यक्ति ये नहीं जानता था कि वो जो कह रहे हैं उसमें आखिरी की जो लाइन है, जो जनसंख्या को लेकर आखिरी में जो आ गए वो बोलने के लिए, जो बोल गए, उसकी कोई तीखी प्रतिक्रिया भी हो सकती है। तो क्या ये भूपेश बघेल की सोची समझी बात नहीं है? एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे घोटालों के केंद्र में लाया जा रहा है या कि है, क्योंकि अभी कोई न्यायालय से फैसला तो हो नहीं गया है। जब फैसला होगा तब समझ में आएगा कि भूपेश बघेल जी को लेकर जिन घोटालों की चर्चाएं होती रही हैं वो उसके केंद्र में थे या लाए जा रहे थे, जब भी होगा। मगर फिलहाल वो गंभीर कानूनी संकटों से घिरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक उनकी याचिका और वहाँ उनका जो संघर्ष चल रहा है वो इस बात का संकेत देता है। अब ऐसे में यदि भूपेश आक्रामक तेवर अपनाते हैं तो आला कमान मुदित प्रसन्न यूं ही रहेगा कि भाई बहुत आक्रामक हैं। छवि भी उनकी आक्रामक ही है, तो उस आक्रामक शैली के साथ ये बात जोड़ ली जाएगी। अब इन्हीं आक्रामक तेवरों की श्रृंखला को जोड़ लीजिए। भूपेश बघेल साहब के पिछले कई और बयान जिसमें बड़े तेवर के साथ नज़र आए हैं, खासकर ईडी की कार्रवाई के बाद और एसीबी का जिस तरीके से हिसाब किताब चल रहा है उसके बाद से, जितने वो तैश में है, जितनी नाराज़गी के साथ हैं और हमले का एक अवसर नहीं छोड़ते हैं भूपेश बघेल, तो इस पूरे प्रकरण को, इस पूरी कहानी को, इस पूरे जो भूपेश बघेल जी के अब तक के बयान हैं, अगर आप उसको सम्मिश्रण कर दें और अभी जो उन्होंने अपने निवास में संघ प्रमुख के जनसंख्या नियंत्रण या जनसंख्या को लेकर जो उनकी बात थी मोहन भागवत साहब की, उस पर जो उन्होंने बात कही है उससे जोड़ दीजिए। अगर इस नाजुक परिस्थिति में, अगर इस स्थिति में जब भूपेश घिर रहे हों, उनके विरोधी ये दावा करते नहीं थकते हैं कि वो कभी भी गिरफ्तार हो जाएंगे, तो घोटालों से घिरे आरोपों में गिरफ्तार होने के साथ साथ क्या यह उनके समर्थक जब कहें कि बहुत आक्रामक हैं हमारे नेता, देखिए बहुत आक्रामकता से हमला करते थे सत्ता पे और सत्ता के पीछे जो संगठन है उन पे, इसलिए उन पे कार्रवाई हुई, तो ऐसे बयान उनकी मदद ही तो करेंगे। पर यह मेरा कयास है, चूंकि भूपेश बघेल निष्णात राजनीतिज्ञ हैं, इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जो वो कह रहे थे वो उन्होंने यूं ही नहीं कहा और जो वो कहते आ रहे हैं वो भी यूं ही नहीं कह रहे हैं। और हाँ, आक्रामक तेवर भूपेश की पहचान है। तो बहरहाल एक महत्वपूर्ण सूचना थी, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम लगा जो आपको बताना ज़रूरी था, वही बताने आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर कोई सूचना हो, फिर कोई जानकारी होगी, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।